नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेरी इम्पॉर्टेंट सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डब्ल्यू बी सी जो है बेसिकली दो वैरायटी होती है। इसका क्लासीफाई किया हमने, देखा होगा आपने मेरा वीडियो। ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स। जो ग्रेनुलोसाइट सेल्स होती हैं वो अगेन तीन टाइप की होती हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इओसिनोफिल्स। हम लोग देख रहे हैं इओसिनोफिल्स, ठीक है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप की डब्ल्यूबीसी है, क्योंकि ये हमें एक स्पेसिफिक टाइप के इन्फेक्शन को डायग्नोसिस करने में हेल्प करती है, इम्पॉर्टेंट डायग्नोसिस करने में हेल्प करती है। तो इओसिनोफिल्स की हम लोग बात करते हैं। जो इओसिनोफिल्स है ये टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स, मतलब ग्रेनुलोसाइट सेल्स होती हैं। बेसिकली क्या होती है, सभी सेल ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, मतलब सभी जितने भी आपके डब्ल्यूबीसी हैं, चाहे जितनी वैरायटी, सब में ग्रेन्यूल्स होते हैं। लेकिन जिनमें स्पेसिफिक टाइप के ग्रेन्यूल्स होते हैं, मीन्स वो स्पेसिफिक टाइप के सब्सटेंस रिलीज करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं, इसलिए उन्हें ग्रेनुलोसाइट सेल्स बोला गया, ठीक है। तो जो इओसिनोफिल्स है वो टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट सेल्स है। इसका डायमीटर जो होता है 10 to 12 माइक्रोन होता है। 10 to 12 माइक्रोन होता है। जो मैं आपको वैल्यू बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू चैटर्जी बता रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल जो वैल्यू है ये 1 से 4, 1 to 4%, 1 to 4% होती है। एब्सोलूट वैल्यू की बात करें 150 to 400 पर क्यूबिक एमएम होती है। 150 से 400 पर क्यूबिक एमएम होता है। ग्रेनुलोसाइट सेल्स है। डायमीटर 10 to 12 माइक्रोन है। एब्सोलूट वैल्यू जो है इसकी, सॉरी, नॉर्मल वैल्यू जो है 1 to 4% है। एब्सोलूट वैल्यू क्या है 15 to 400 पर क्यूबिक एमएम होता है, ठीक। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंटली आप देख पा रहे होंगे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन वो कैसा होता है, बायलोब्ड। बायलोब्ड न्यूक्लियस होता है। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियस होता है लेकिन कैसा होता है, बायलोब्ड होता है। आगे बात करेंगे, इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि वो कलर देते हैं, स्टेन विथ एसिड डाई। एसिड डाई या इओसिन डाई हम बोलते हैं। इओसिन डाई या एसिड डाई जो है उससे स्टेन होते हैं। मतलब जब हम लोग इओसिनोफिल्स में क्या डालेंगे, एसिड वैरायटी की डाई डालेंगे, या जो इओसिनोफिल्स होते हैं वो एसिड डाई को एब्जॉर्ब करते हैं। इओसिन डाई भी बोलते हैं या एसिड डाई बोलते हैं, उसको क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब जो ग्रेन्यूल्स हैं वो कलर कब देंगे आपको, या स्टेन कब होंगे, जब आप उसमें एसिड डाई डालेंगे। तो एसिड डाई से स्टेन होते हैं, या हम बोलते हैं इओसिन डाई। वेरी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट जॉब में क्वेश्चन आता है कि इओसिनोफिल्स जो हैं वो कौन सी डाई से स्टेन होती हैं। एसिड डाई बोल दीजिए, या इओसिन, EOSI, इओसिन डाई से होती है। इस कारण से हम इसे बोलते हैं एसिडोफिलिक ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं। फिलिक मतलब अट्रैक्शन, एसिड, एसिड डाई के लिए अट्रैक्शन होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एसिडोफिलिक ग्रेन्यूल्स भी बोलेंगे। तो जो आपके इओसिनोफिल्स है उसमें कौन से ग्रेन्यूल्स होते हैं, एसिडिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। कौन से ग्रेन्यूल्स होते हैं, एसिडिक ग्रेन्यूल्स होते हैं या एसिडोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। रेड कलर ऑफ ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, इसे हम रेड कलर ऑफ ग्रेन्यूल्स भी बोलेंगे, क्योंकि जब एसिड डाई दिया था तो रेड कलर देता है। तो जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, न्यूक्लियस बायलोब्ड है, ये दिख रहा है आपको, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये रेड कलर के दिख रहे हैं आपको। एसिड डाई से स्टेन होते हैं, इओसिन डाई से स्टेन होते हैं। एसिडोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं किसके, इओसिनोफिल्स के, एंड रेड कलर के ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक। देखेंगे ग्रेन्यूल्स ऑफ एस्नोफिल्स, जो आपके स्नोफिल सेल्स हैं, और स्नोफिल सेल्स में जो ग्रेन्यूल्स हैं उस ग्रेन्यूल्स में क्या क्या होता है, कंटेंट क्या होते हैं, या उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं। पहला जो है इसमें होता है मेजर बेसिक प्रोटीन, MBP, मेजर बेसिक प्रोटीन इसमें होता है ग्रेन्यूल्स में। स्नोफिल्स के जो ग्रेन्यूल्स उसमें क्या है, मेजर बेसिक प्रोटीन होता है। सेकेंड होता है कैटाइनिक प्रोटीन होता है, कैटाइनिक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कैटाइनिक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट होता है परऑक्सीडेस प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है, परऑक्सीडेस प्रोटीन, ठीक। पहला है मेजर बेसिक प्रोटीन, MBP, कैटाइनिक
प्रोटीन एंड पेरोक्सीडेज प्रोटीन। ठीक है, ये तीनों चीज़ होती हैं, तीन इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं जिनका फंक्शन होता है साइटोटॉक्सिक इफेक्ट, मतलब सेल के साइटोप्लाज्म को के लिए टॉक्सिक होते हैं। सेल के साइटोप्लाज्म के लिए टॉक्सिक होते हैं, मतलब सेल के साइटोप्लाज्म में जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी ऑर्गेनल्स हैं, उन्हें क्या करते हैं, वो डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके लिए टॉक्सिक होते हैं। लेकिन कौन सी सेल? सेल है पैरासाइट, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ्स। पैरासाइट, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ्स जो होते हैं, इस वैरायटी के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पैरासाइट, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ्स वैरायटी के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी सेल के साइटोप्लाज्म के लिए क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। मतलब जब भी हमारी बॉडी में कोई पैरासाइट जाता है, कोई प्रोटोजोआ जाता है, कोई हेलमिंथस जाता है, तो उन्हें वो क्या करते हैं, उनके साइटोप्लाज्म को डिस्ट्रॉय करके हमारी बॉडी को बचाते हैं। मतलब बॉडी के अंदर इन तीनों में से कोई भी जाएगा तो उससे रोकने के लिए, उससे किल करने के लिए आपकी स्नोफिल सेल्स वहाँ जाएंगी और ये मेजर बेसिक प्रोटीन, कैटायनिक प्रोटीन एंड पेरोक्सीडेज प्रोटीन को रिलीज करेंगी और इससे इन जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताया मैंने आपको, पैरासाइट, प्रोटोजोआ, हेलमिंथस, इन्हें क्या करेगी, इन सेल के साइटोप्लाज्म के लिए टॉक्सिक रोल प्ले करेंगी और इन्हें किल कर देंगी। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उसमें होता है न्यूरोटॉक्सिन। क्या होता है? न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं ग्रेन्यूल्स में, और ये एग्जैक्टली सीएनएस ऑफ हेलमिंथस, हेलमिंथ्स जो होते हैं आपके, उनके पास हेलमिंथ्स जो होते हैं या ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, इनके पास ब्रेन होता है, सीएनएस होता है, उनके सीएनएस को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनके सीएनएस पे एक्ट करते हैं और हेलमिंथ्स को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो न्यूरोटॉक्सिन्स प्रेजेंट होता है और किस पे काम करता है, हेलमिंथ्स के सीएनएस पे काम करता है। इसके बाद इसमें होता है हिस्टामिनेज। हिस्टामिनेज नाम का एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है, हिस्टामिनेज नाम का एंजाइम होता है और जिसका काम होता है हिस्टामिन को तोड़ना, हिस्टामिन को ब्रेक डाउन करना या हिस्टामिन को इनएक्टिवेट करना। हिस्टामिन क्या होता है? हिस्टामिन हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट केमिकल मीडिएटर होता है। अब जब सेकेंड ईयर में आप जाएंगे, जब पैथोलॉजी पढ़ेंगे आप, तब आपको इन्फ्लेमेशन में बताया जाएगा। तो हिस्टामिन क्या होता है? एक इम्पॉर्टेंट टाइप का केमिकल मीडिएटर होता है। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाता है, जब भी हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिक मटेरियल जाता है, जब भी हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्टिव मटेरियल जाता है, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है, इन्फेक्शन जो प्रोड्यूस करेगा, तो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा या हम बोलेंगे जैसे हमारी बॉडी में जाएगा, तो हमारी बॉडी को बताने वाला भी तो कोई होना चाहिए कि भाई आपकी बॉडी में कोई आ गया है, कोई फॉरेन मटेरियल आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया, कोई टॉक्सिक मटेरियल आ गया है, बताने वाला चाहिए। तो हमारी बॉडी ये करती है, हमें बताती है कि भाई हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आ गया है। उससे बताने के लिए हमारी बॉडी में एक डिफेंस प्रोसेस होती है, इसे हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। जैसे हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन। जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन मटेरियल जाएगा, तो हमारी बॉडी हमको बताएगी कि हमारी बॉडी में कोई फॉरेन मटेरियल आ गया है। तो उस के बारे में बताने के लिए बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोसेस होती है, हम उसे बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। और वो जो इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस है, उसे करने के लिए, उसे इनिशिएट करने के लिए, उसे स्टार्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो केमिकल मीडिएटर होता है, वो होता है हिस्टामिन। वो कौन होता है? हिस्टामिन। तो जैसे ही हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिक मटेरियल जाएगा, बैक्टीरिया जाएगा, वायरस जाएगा, तो उसे बताने के लिए हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा। तो इन्फ्लेमेशन को करने के लिए, जो इनिशिएट करने के लिए जो है, वहाँ पर हिस्टामिन रिलीज होगा और ये जो हिस्टामिन रिलीज होगा और वो इन्फ्लेमेशन करेगा और हमें बता देगा। लेकिन जो आपकी स्नोफिल्स होती हैं, स्नोफिल्स के पास क्या होता है, हिस्टामिनेज नाम का एंजाइम होता है। ये क्या करता है, हिस्टामिन को मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है या डैमेज कर देता है। ठीक है, जनरली हिस्टामिन जो है एक सेल के अंदर पड़ा होता है, जिसे हम बोलते हैं मास्ट सेल। मास्ट सेल के अंदर पड़ा होता है, बाहर नहीं होता। लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी में कोई फॉरेन मटेरियल आएगा, वो रिलीज होगा और बॉडी में प्रोसेस चालू करेगा इन्फ्लेमेशन की।
तब बाहर आएगा। और जैसे ही वो बाहर आता है और यदि वहाँ पर न्यूट्रोफिल, वहाँ पर आपकी स्नोफिल्स हैं, तो स्नोफिल क्या कर देगी, इस हिस्टामिन क्या कर देगी, डीएक्टिवेट कर देगी या इनएक्टिवेट कर देगी या डिस्ट्रॉय कर देगी। अब जैसे इसको डिस्ट्रॉय कर देगी तो वहाँ पर जो इन्फ्लामेशन की प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी। अब इन्फ्लामेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी तो हमारी बॉडी को पता नहीं चल पाएगा कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन है या नहीं। तो इसमें हिस्टामिनेज नाम का एंजाइम है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। यदि कभी ये मतलब ये कभी यदि eosinophil जो सेल्स है कभी जहाँ आपका इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पर प्रेजेंट होती है तो वो हिस्टामिन को क्या कर देगी, इनएक्टिवेट कर देगी और इन्फ्लामेशन को कम करने में हेल्प करेगी। तो इम्पॉर्टेंटली आपको ये याद रखना है, जब बॉडी में कहीं इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो रहा है तो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए इस्नोफिल सेल्स भी काम करता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। इसमें होता है एराइल सल्फेट। एराइल सल्फेट एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस होता है जो एग्जैक्टली क्या करता है, ल्यूकोट्राइंस जो होती हैं ये एक प्रकार के साइटोकाइंस होते हैं। ल्यूकोट्राइन जो स्पेसिफिक टाइप के केमिकल, ये भी स्पेसिफिक टाइप का केमिकल मीडिएटर होता है जो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन के दौरान, इन्फ्लामेशन एक प्रोसेस होती है जो हमारी बॉडी को बताता है कि हमारी बॉडी का इन्फेक्शन हो गया है। तो उस इन्फ्लामेशन की प्रोसेस को करने के लिए ल्यूकोट्राइंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये जो ल्यूकोट्राइंस हैं इनको न्यूट्रलाइज, इनको इनएक्टिव करने के लिए एराइल सल्फेट उसमें प्रेजेंट होता है। तो ये भी ल्यूकोट्राइन को इनएक्टिवेट करता है और एक प्रकार से इन्फ्लामेशन को कम करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हिस्टामिनेज और जो एराइल सल्फेट है ये दोनों क्या करता है, इन्फ्लामेशन को कम करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ इम्पॉर्टेंट कंडीशन में इन्फ्लामेशन कम करने के लिए ये रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट कंडीशन में अभी आपको आगे बताता हूँ। तो जो आपके eosinophil सेल है उसमें जो ग्रेन्यूल्स हैं, मेजर बेसिक प्रोटीन प्रेजेंट है, कैटाइनिक प्रोटीन है, परऑक्सीडेस प्रोटीन है जो साइटोटॉक्सिक इफेक्ट दिखाते हैं, न्यूरोटॉक्सिन्स हैं जो सीएनएस पर इफेक्ट करते हैं हेलमिंथेस के, फिर है हिस्टामिनेज है जो हिस्टामिन को इनएक्टिवेट करता है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, एराइल सल्फेट है जो ल्यूकोट्राइंस पे को इनएक्टिवेट करता है, इन्फ्लामेशन कम करता है। तो ये कुछ 6 इम्पॉर्टेंट जो ग्रेन्यूल्स में इम्पॉर्टेंट टाइप के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो आपको पता होने चाहिए और सब के सब गवर्नमेंट जॉब के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आ सकते हैं। आगे बात करेंगे फंक्शन की। यदि आपके eosinophils जो सेल हैं वो होती हैं 150 से 400 पर क्यूबिक एमएम या 1% टू 4%। यदि इससे क्या हो जाए, ये ज़्यादा हो जाए, मोर देन 4% हो जाए, मोर देन 400 हो जाए, तो जो स्नोफिल्स हैं वो जो है क्या करेगा, ये सिनोफिलिया कहलाएगा। वो कंडीशन जो है ये सिनोफिलिया कहलाएगा या स्नोफिलियम जिसे बोलते हैं। स्नोफिलिया का मतलब वो होता है जब बॉडी में eosinophilic सेल या स्नोफिलिक सेल्स जो है, स्नोफिलिक सेल्स जो है इसका नंबर नॉर्मल से बढ़ जाता है। स्नोफिल सेल्स का नंबर जो है नॉर्मल से बढ़ जाता है, हम उसे क्या बोलेंगे, स्नोफिलिया बोलेंगे। जब भी स्नोफिल सेल्स का नंबर 400 से अधिक, 400 पर क्यूबिक एमएम से अधिक ज़्यादा मिलेगा, 4% से ज़्यादा मिलेगा, तब हम इसे क्या बोलेंगे, eosinophiliया या स्नोफिलिया हम लोग बोलेंगे। ठीक है। क्या काम क्या करता है आपको बताया था मैंने, ये साइटोटॉक्सिक इफेक्ट देता है। ठीक है, पैरासाइट के, प्रोटोजोआ का, हेलमिंथ के साइटोप्लाज्म के लिए टॉक्सिक होता है क्योंकि इसके पास होता है मेजर बेसिक प्रोटीन, कैटाइनिक प्रोटीन एंड परऑक्सीडेस प्रोटीन होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, न्यूरोटॉक्सिक होता है, ब्रेन या सीएनएस को डैमेज करता है क्योंकि किसके, हेलमिंथस के। ठीक, नेक्स्ट क्या करता है, डिफेंड अगेंस्ट द पैरासाइट। बेसिकली इसका जो काम होता है पैरासाइट से बचाने के लिए। ह्यूमन बॉडी में यदि कोई पैरासाइट, कृमि जैसे हिंदी में बोलेंगे, जब भी बॉडी में कोई पैरासाइट जाता है तो हमारी बॉडी को पैरासाइट से बचाने, पैरासाइट जाता है तो हमारी बॉडी को पैरासाइट से बचाने के लिए हमारी बॉडी में स्नोफिल सेल्स के काउंट बढ़ेंगे, स्नोफिल्स वहाँ जाएगी और ये ग्रेन्यूल से इम्पॉर्टेंट टाइप के केमिकल सब्सटेंस या केमिकल मीडिएटर से इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस को रिलीज़ करेगी और पैरासाइट को क्या कर देगी,
डिस्ट्रॉय कर देगी, किल कर देगी, डैमेज कर देगी। ठीक है, आगे बात करेंगे। जो स्नोफिलिया है वो मैंने आपको बोला कि जब भी आपके स्नोफिल्स काउंट बढ़ रहे हैं, ठीक है, बढ़ के आ रहे हैं, तो हम इसे बोलते हैं स्नोफिलिया बोलते हैं। लेकिन ये हमें एक चीज़ बताता है, आपने ब्लड टेस्ट कराए, ब्लड रिपोर्ट में आपको स्नोफिल्स काउंट ज़्यादा मिल रहा है, इसका ये मतलब है कि स्नोफिल्स काउंट ज़्यादा मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि उस पेशेंट की बॉडी में जो है पैरासाइट आ गए हैं। ठीक है, पैरासाइट आ गए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा ऐसी कुछ कंडीशन और होती हैं जब स्नोफिल्स काउंट बढ़ जाते हैं, जो डायग्नोसिस करने में हमें हेल्प करेंगे। जब भी आपकी बॉडी में स्नोफिल्स काउंट बढ़ते हैं तो आप सोच सकते हैं कि बॉडी के अंदर पैरासाइट का क्या हो गया है, इन्फेस्टेशन, या पैरासाइट बॉडी में आ गया है। दूसरा, एलर्जिक कंडीशन, कोई भी एलर्जन जब बॉडी में जाता है, कोई भी एलर्जन, चाहे वो लंग्स से हो, चाहे कैसी भी बॉडी में कोई भी एलर्जन कोई किसी भी तरीके से जाता है तो स्नोफिल्स काउंट बढ़ जाते हैं। एस्थमा, ब्रोंकियल एस्थमा किसी को होता है, उनकी बॉडी में भी क्या होता है, आपका जो है स्नोफिलिया मिलता है, मतलब स्नोफिल्स काउंट बढ़ जाते हैं। कोलेजन वेस्कुलर डिजीज़ होती है, उस कंडीशन में भी क्या होता है, आपके स्नोफिल्स काउंट बढ़ जाते हैं। एंड न्यूप्लेजिया, न्यूप्लेजिया मतलब जो है ट्यूमर या ग्रोथ हमारी बॉडी में होती है, तब भी बॉडी में क्या होता है, स्नोफिल्स काउंट बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप किसी पेशेंट का ब्लड टेस्ट कराते हैं और उसमें स्नोफिल्स काउंट बढ़ के आते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि भाई कहीं बॉडी में पैरासाइट तो नहीं है, कहीं बॉडी में कोई एलर्जन तो नहीं है, कहीं बॉडी में कोई अस्थमा तो नहीं है, या फिर कोलेजन वेस्कुलर डिजीज़ तो नहीं है, या फिर कोई न्यूप्लास्टिक ग्रोथ तो नहीं हो रही बॉडी के अंदर, वो आपको पता चलता है। तो जो स्नोफिल सेल्स होती हैं वो एक स्पेसिफिक डिजीज़, मतलब जो 5 स्पेसिफिक डिजीज़ बताया है, इसको डायग्नोस करने में आपको हेल्प करेगी। तो जो है, जो स्नोफिल्स हैं वो क्या होता है मैंने आपको बताया, नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है वो बताई मैंने आपको, ग्रेन्यूल्स में कौन से इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं वो बताया मैंने आपको, फंक्शंस क्या होता है, स्नोफिलिया क्या होता है, शॉर्ट नोट्स में आता है स्नोफिलिया। जब भी शॉर्ट नोट्स में स्नोफिलिया आता है तो आप उसको लिखेंगे कि भैया जो आपका नॉर्मल वैल्यू है स्नोफिल्स के, उससे क्या मिलेगा, आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होगा, जब भी स्नोफिलिया होता है तो वो कब हमको मिल सकता है, जब पैरासाइट का इन्फेक्शन हो, कोई एलर्जन बॉडी में चला गया हो, एस्थमेटिक कंडीशन हो, कोलेजन वेस्कुलर डिजीज़ हो, या कोई न्यूप्लास्टिक मतलब कोई बॉडी के अंदर ओवर ग्रोथ तो नहीं हो रही है। इन 5 कंडीशंस में आपको स्नोफिल्स मिलता है। तो स्नोफिलिया में आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, एंड सेकंड जो है आपको एग्जांपल बता रहा हूँ ये आपको लिखने पड़ेंगे। 2 मार्क्स में आता है, 5 मार्क्स में आता है तो ठीक। तो ये आपका है स्नोफिलिया, स्नो स्नोफिल सेल्स जो है वो है आपका, और हमने देखा है स्नोफिलिया। ठीक, इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें।